थैंक यू सो मच जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर मैंने बिना फ़िल्टर के अपनी स्टोरी अच्छे से बताई है। मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। अपने बैग में एक छोटा-सा नाइफ़ कैरी करने लगी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है, मुझे मारने की या मुझे कुछ करने की प्लॉटिंग कर रहा है। मतलब मेरी मेंटल कंडीशन इस हद तक ख़राब होने लगी थी। मुझे नहीं समझ में आया मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। पार्टी के बाद मैंने फिर से सुसाइड करने की कोशिश करी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली। हाय, मेरा नाम मेघना पांडे है। मेरी एज 34 इयर्स है। मैं उज्जैन में पली-बड़ी हूँ। आई बिलॉन्ग टू अ वेल सेटल्ड फैमिली। करंटली मैं पिछले 1.5 साल से पुणे में जॉब करती हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। मेरी डिप्रेशन से जो बैटल है दैट स्टार्टेड व्हेन आई वाज़ ऑफ एज 20। तब तक मैं घर पे ही पली-बड़ी थी। मेरी पूरी एजुकेशन, स्टडीज़, एवरीथिंग हैपेंड इन उज्जैन। 20 साल की उम्र में जब मैं गांधीनगर शिफ्ट हुई जॉब के लिए, तब मेरे सिम्पटम्स थोड़े बहुत दिखना शुरू हुए। मुझे एंग्ज़ायटी अटैक्स आते थे जब मैं ऑफ़िस में बैठी थी। तब मुझे पता नहीं था कि उसे एंग्ज़ायटी बोलते हैं। मुझे एक दिन मैं ऑफ़िस में बैठी हुई थी और मुझे सडनली एकदम से बहुत ज़्यादा घबराहट फ़ील हुई। चेस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा हेवीनेस हुई एंड मेरे सामने एकदम आँखों के सामने अंधेरा छा गया। एंड फॉर 5-10 मिनट्स मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई फ्रोज़। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड ये 2 से 3 बार हुआ। तीसरी-चौथी बार के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है एंड ये कोई नॉर्मल डॉक्टर से नहीं होगा, मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है। उसके बाद मैंने अहमदाबाद में एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया। जब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँची, तो उन्होंने कुछ मुझसे फॉर्म वगैरह फिल अप करवाए एंड मुझे डायग्नोज़ किया सिवियर डिप्रेशन से। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे सिवियर डिप्रेशन से कैसे डायग्नोज़ कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे सिम्पटम्स बताए कि सिवियर डिप्रेशन के क्या सिम्पटम्स होते हैं, और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि सिवियर डिप्रेशन जो है वो कई लोगों को, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग वजह से हो सकता है। मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी और फिर मुझे ये पता चला कि मेरे केस में डिप्रेशन इज़ बिकॉज़ ऑफ द चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो कि कई लोगों को होता है। डिप्रेशन का कारण सब लोगों का अलग-अलग होता है, बट मेरे केस में डिप्रेशन जो हुआ था वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हुआ था। इसके बाद मेरा इलाज चला करीब 1-2 साल तक। मैं मेडिकेशंस पे थी, मैंने धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ स्टार्ट करी, मैं धीरे-धीरे ठीक होने लगी। 1 से 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं ठीक हो गई हूँ एंड मैं मेडिसिन्स लेना बंद कर सकती हूँ। तो मैंने फिर मेडिसिन्स बंद कर दी। फिर उसके बाद 3-4 साल सब अच्छा चला। 2016 में मेरी शादी होने वाली थी। शादी के 1 महीने पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस बंदे से मैं शादी कर रही हूँ, वो बंदा सही नहीं है, ना उसकी फैमिली सही है। उनकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा थी डाउरी को लेके एंड डाउरी मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। प्लस मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस बंदे से मैं शादी करने जा रही हूँ, उसको मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। तो ये बहुत गलत डिसीज़न होगा। इसलिए मैंने शादी करने से मना कर दिया। मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पर। बट ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग पे टोल लेता ही है, जब आप एक इतना बड़ा डिसीज़न लेते हो। तो शादी तो मैंने तोड़ दी, बट उसके बाद धीरे-धीरे उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा। स्ट्रेस की वजह से मुझे स्ट्रेस हेडेक डेवलप हो गया यहाँ पर, दिमाग के साइड में मुझे यहाँ पर हेडेक डेवलप हो गया। मैंने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट करा, बहुत टॉप न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करा, बट कोई भी इसको डायग्नोज़ नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या है। मुझे ये समझ में आने लगा कि मेरा डिप्रेशन जो है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद 2016 से 17 में मेरा जो वेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बिकॉज़ मैं पूरी तरह से मैंने अपने आप को काम में डुबो लिया था। मैं स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही थी, अपनी जो मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, उसको मैं अवॉइड कर रही थी। तो मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, मैंने काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा डुबो लिया, डिप्रेशन बढ़ने लगा, वेट बहुत बढ़ने लगा। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में शादी करने के लिए वेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्पेशली किसी लड़की के लिए। तो मुझे घर से भी बहुत प्रेशर आने लगा कि वेट कम करो, वेट कम करो, एंड उस प्रेशर से मैं बिल्कुल भी डील नहीं कर पा रही थी। उसी के साथ-साथ मेरे ऑफ़िस में एक कलीग था जिससे मुझे प्यार हो गया था। वो गांधीनगर में नहीं थे, वो दूसरी लोकेशन पे थे, बट मैं उनसे फ़ोन पे बात करती थी एंड मैं उनसे काफ़ी अटैच होती जा रही थी। फिर मेरे काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो मेरे मैनेजर ने मुझे यूएस बुलाया एंड मैंने इमीडिएटली हाँ कर दिया। उसका दूसरा रीज़न एक ये भी था कि मैं जिनसे मैं प्यार करती थी वो यूएस में थे, और दूसरा कारण ये भी था कि मैं ये शादी के प्रेशर से भाग जाना चाहती थी। तो 2017 में यूएस जाने के जस्ट
पहले, कुछ ही महीनों पहले की बात है, मेरे से ये शादी का प्रेशर, काम भी बहुत ज़्यादा था, घर का प्रेशर, वेट कम करने का प्रेशर, वो सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर पाई और मैं बहुत ज़्यादा सुसाइडल हो गई। उस टाइम पर मैं ना तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी, ना मेरी कोई थेरेपी चल रही थी एंड एक दिन ऐसा आया कि इट बिकेम टू हेवी। मैं उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाई और मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। एक रात मैंने ब्लेड्स खरीदी और मैंने अपनी नस काट ली। अ, उस दिन लकीली मेरी फ्रेंड जो थी वो घर पे आई और उसने मुझे बचा लिया। मेरा काफ़ी खून बह चुका था, बट शी टुक मी टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम। मेरे कलीग्स और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस पूरे टाइम में। मेरे घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था कंपनी के एचआर ने, तो उन लोगों ने भी मुझसे पूछा कि क्या कारण था, तो मैंने उन्हें सब कुछ क्लियरली बता दिया जो भी रीज़न था। वहाँ से फिर मैं यूएस चली गई 2017 नवंबर में। वहाँ पर मैं यूएस गई तो मुझे एक उम्मीद थी कि जिस इंसान से मैं प्यार करती थी वो मेरे रिलेशनशिप को एक्नॉलेज करेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं जब वहाँ पहुँची तो ही वाज़ बिहेविंग लाइक कुछ हुआ ही नहीं था हम दोनों के बीच, हम दोनों के बीच में कुछ बात ही नहीं हुई थी। प्लस वहाँ के जो लोग थे वो सब सारे भले हम लोग यूएस में थे बट वो सब सारे इंडियंस थे। उन लोगों की मेंटालिटी भी काफ़ी डिफरेंट थी। तो मुझे वहाँ पर बहुत अकेला लगने लगा। मेरा सोशल सर्कल जो था वो एकदम बिल्कुल कम था। मैं अकेली रहती थी फ्लैट के अंदर, तो बहुत अकेला भी मुझे फ़ील होता था। मेरी थेरेपी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी मेरे सुसाइड अटेम्प्ट के बाद। तो थेरेपी मेरी हर हफ़्ते होती थी, बट देन मेरी थेरेपिस्ट जो थी वो इंडिया में थी। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील होता था। फिर जिस इंसान से मैं प्यार करती थी मुझे एकदम से कहीं और से पता चला कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट करी कि मुझे कहीं और से पता चल रहा है एंड उसके पास इतने गट्स नहीं थे कि वो मुझे खुद आके बता दे कि मैं शादी कर रहा हूँ। उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। एट द सेम टाइम ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो आई बिकेम सुसाइडल अगेन एंड मैंने फिर से अपनी लाइफ़ को ख़त्म करने की कोशिश करी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी। अ, फिर अगेन मेरे जो मैनेजर्स थे उनको पता चला कि मैंने ऐसा कुछ कदम उठाया है, तो वो लोग मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए। मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अब यूएस में जो सिस्टम होता है वो बहुत अलग होता है। वहाँ पर आपको सुसाइड अटेम्प्ट को एक बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। आपको सीधे साइकियाट्रिक यूनिट में एडमिट किया जाता है। तो पहले तो मुझे एक दिन हॉस्पिटल में रखा जहाँ पे मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया गया, मेरे जूतों से शूलेस निकाल ली गई कि मैं अपने आप को किसी भी तरीके से हार्म ना कर लूँ। मुझे फिर एक दिन हॉस्पिटल में रखा, वहाँ पर मेरे कलीग्स मिलने आए एंड सब लोग मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया, जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। मुझे अगले दिन साइकियाट्रिक यूनिट में ले गए और मुझे पूरा बाँध के लेके गए। एम्बुलेंस के अंदर जो एक पूरी बेड होता है उसके अंदर पूरा टाई करके लेके गए कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ। जो वो साइकियाट्रिक यूनिट थी वो बहुत दूर थी हॉस्पिटल से, शहर से। वहाँ पर मैं पहुँची तो वहाँ पर मेरे पास कोई सामान नहीं था बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि मुझे वहाँ पर लेकर आएँगे। वहाँ पर मुझे पूरा स्ट्रिप सर्च किया गया, जैसे जेल में करते हैं कैदियों को, कि मैंने कोई सामान तो नहीं छुपा रखा है अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुँचाने के लिए। फिर मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर कमरे अलॉटेड थे। मुझे एक किसी के साथ रूम शेयर करना था। जो मेरी रूममेट थी वो एक बहुत एजेड सी औरत थी। उनके वो डायपर्स पहनती थी, हमारे दरवाज़ों में लॉक नहीं था, बाथरूम में दरवाज़ा नहीं था। बाथरूम में सिर्फ़ शावर्स थे और कुछ भी नहीं था, सोर्सेज़ नहीं थे कुछ भी। वहाँ पर फ़ोन करने का सिर्फ़ एक अलॉटेड टाइम रहता था, उसी टाइम पे मैं फ़ोन पे बात कर सकती थी। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैं इतना घबरा गई थी देख के कि मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ? ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं जेल में बंद हूँ। मैं वहाँ पर रात को छुप-छुप के रोया करती थी तकिए में मुँह दबा के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर इनको ये पता चल जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो ये लोग मुझे वहीं पे रख लेंगे। इसलिए मैं सबके सामने एकदम खुश होने का नाटक करती थी, ताकि मुझे ये लोग जल्दी वहाँ से रिलीज़ कर दें। नॉर्मली वहाँ पर 10 से 12 दिन लोग टिकते हैं, लोगों को वहीं रखा जाता है। कई बार जज के सामने अपील करना पड़ता है अपना केस प्रेज़ेंट करने के लिए। बट वहाँ पर जो मेरे साइकियाट्रिस्ट थे,
वो बहुत अच्छे थे, वो पाकिस्तानी थे। तो उनको मैं लिटरली उनके सामने रोज़ हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बिकॉज़ ये जो पूरा सेटअप है ये मुझे और डिप्रेस कर रहा है। तो लकीली उन्होंने मेरी पूरी बात समझी। उन्होंने मुझे 5 दिन के अंदर-अंदर रिलीज़ कर दिया। मैं जब हॉस्पिटल से रिलीज़ हुई तो वहाँ से आने के बाद मेरे ऑफ़िस कलीग्स का बिहेवियर और ज़्यादा ख़राब हो गया। जो वो लोग थोड़ी बहुत मुझसे पहले बात करते थे, उन लोगों ने वो भी बात करना कम कर दी। मेरे को पार्टीज़ में इनवाइट करना छोड़ दिया। जो लोग मुझे सपोर्ट करते थे, उनको वो लोग जाके बोलते थे कि इसे सपोर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि कल को अगर इसने कुछ कर लिया, तो आप लोगों के वीज़ा में प्रॉब्लम हो जाएगी। आई मीन दैट डज़न्ट इवन मेक सेंस। पता नहीं उन लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम था, एंड मुझे बाद में ये चीज़ समझ में आई कि प्रॉब्लम ये था कि उनको मेंटल हेल्थ और इसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं था। बहुत ज़्यादा स्टिग्मा था, इसलिए वो लोग इन सब चीज़ों से डरते थे। और उस डर को उन्होंने मेरे ऊपर प्रोजेक्ट किया, जिसकी वजह से मेरी हालत और ख़राब होने लगी। जब मैं उन लोगों को दूर कहीं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जब वो हँसते थे, दूर कहीं खड़े रह के बात करते थे, हँसते थे और मेरी तरफ देखते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे बारे में बात करके हँस रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं घर पर सोती थी तो मैं लाइट्स ऑफ करके नहीं सो सकती थी। मैं लिविंग रूम में सोती थी क्योंकि मुझे बेडरूम में सोने में डर लगने लगा था। वहाँ पर यूएस में घरों में सेंट्रलाइज़्ड एसी रहता है, तो एसी बार-बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। तो मुझे उसकी आवाज़ से डर लगने लगा था, मैं उठ जाती थी। मैं फिर बाद में अपने बैग में एक छोटा-सा नाइफ़ कैरी करने लगी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है, मुझे मारने की या मुझे कुछ करने की प्लॉटिंग कर रहा है। मतलब मेरी मेंटल कंडीशन इस हद तक ख़राब होने लगी थी। एंड इस कंडीशन को साइकोलॉजी में हाइपर विजिलेंस बोलते हैं। उस टाइम पर फिर मेरी थेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया कि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जो इंडिया में थे, जो लोग मेरे साथ घंटों बात किया करते थे, बट देन दे वर नॉट फिज़िकली प्रेज़ेंट यूएस में, राइट? तो उसने मुझे बोला कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए आ सकती हूँ इंडिया? तो फिर मैं इंडिया गई, वहाँ पर मैं साइकियाट्रिस्ट से मिली। मेरी एक फ्रेंड जिसकी शादी हो चुकी थी, बट देन वो अहमदाबाद आई जस्ट बिकॉज़ मेरे से वो मिल सके, मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। मैं 1 हफ़्ता इंडिया रहकर आई, मैंने काफ़ी बेटर फ़ील किया। फिर वहाँ से आने के बाद मैं जब आई तब तक जिस बंदे को मैं पसंद करती थी उसकी शादी हो चुकी थी। बट आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि मैं इन सारी सिचुएशन से डील कर लूँगी। फिर कुछ महीनों बाद मैं कोशिश कर रही थी एवरी डे कि मैं ठीक रहूँगी, मैं बेटर रहूँगी। कुछ महीनों बाद मैंने अपने एक कलीग के लिए, मेरे मैनेजर जो बहुत अच्छे फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनके लिए पार्टी थ्रो करी थी, उनके बर्थडे पार्टी, सरप्राइज़ पार्टी। और जिस बंदे से मैं प्यार करती थी अनफॉर्चुनेटली उसका बर्थडे भी सेम डे आता था, बट मैंने पार्टी उसके लिए थ्रो नहीं करी थी। एंड मुझे रात को पता चलता है कि वो मेरे बिना इनवाइट करे मेरे घर पे आ रहा है, वो भी अपनी वाइफ को लेके। उसमें इतने गट्स नहीं थे कि मुझसे एक बार पूछ ले कि एम आई ओके विद दैट। एनीवे मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उस सिचुएशन के लिए। इवन दो मैं मेडिकेशन पे थी, मैं रेगुलर थेरेपी ले रही थी, बट मैं उस अनसर्टेन सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। एंड उस टाइम पे ऐसा टाइम था कि मैं इंडिया में किसी ना तो फ्रेंड से बात कर सकती थी, अर्ली मॉर्निंग टाइम हो रहा था इंडिया में। मुझे नहीं समझ में आया मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। पार्टी के बाद मैंने फिर से सुसाइड करने की कोशिश करी, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली। एंड उस दिन मैं सच में मरना चाहती थी। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जब लोग सुसाइड करते हैं ना, तो वो मरना नहीं चाहते हैं, वो उस सिचुएशन से दूर भागना चाहते हैं। बट उस दिन मैं इतना ट्रैप्ड फ़ील कर रही थी। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। तो इसलिए उस दिन मैं सच में मरना चाहती थी। मतलब उस दिन जब मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद जब मैं सुबह उठी, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और मैंने भगवान को ये बोला कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मतलब मैं तो मरना चाह रही थी, आपने मुझे क्यों ज़िंदा रखा हुआ है अभी भी? बट देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी मौत अभी नहीं लिखी है। अभी मुझे जीना और बाकी है। तो फिर आई पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर। मैंने फिर डिसाइड करा कि अभी मुझे पहले इस सिचुएशन को टैकल करना है। बिकॉज़ मुझे ये पता था कि अगर इस बार मैं साइकियाट्रिक यूनिट में गई, तो फिर मैं जल्दी वापस नहीं आ पाऊँगी। फिर मुझे ये लोग पता नहीं कब तक अंदर रखेंगे। मैं अकेले हॉस्पिटल पहुँची और मैंने डॉक्टर्स को कन्विंस करा कि मैं मरना नहीं चाहती थी। डॉक्टर्स कन्विंस हो गए एंड मैं कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल से बाहर आ गई।
एंड मैंने फिर डिसाइड करा कि आज के बाद मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी। मैंने इसे डेस्टिनी का एक साइन भी समझा कि शायद मेरी ज़िंदगी और लिखी हुई है एंड अब मुझे मरना जो है वो सॉल्यूशन नहीं अडॉप्ट करना है। मैं अच्छे से अपनी लाइफ़ को जीऊँगी और आई विल फोकस ऑन गेटिंग बेटर। फिर जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि अब तो कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता है। फॉर 1.5 मंथ्स मैं अकेली थी, देयर वाज़ नो कॉन्टैक्ट। मैं ऑफ़िस जाती थी, मुझसे ऑफ़िस में सिर्फ़ काम की बातें होती थी, मुझसे कोई भी बात नहीं करता था, मैं लंच अकेले खाती थी। 1 डेढ़ महीना मैंने जैसे-तैसे निकाला, उसके बाद मैंने लोगों से ट्राई भी करा बात करने का। मैं सबके लिए कार्ड्स बनाती थी बर्थडेज़ पर, मैं केक बेक करती थी, बल्कि आई एम एक्सट्रीमली बैड एट बेकिंग। मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट आई डिड ऑल ऑफ दैट टू मेक एन एफर्ट कि शायद मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सेप्टेंस मिल जाए, मेरा सोशल सर्कल बेटर हो जाए एंड ये सब मैं इसलिए कर रही थी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। बट इन सब से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस लास्ट सुसाइड अटेम्प्ट के 1 साल बाद तक भी मुझे पता चला कि लोग जो नए लोग आए थे, उनको भी लोग जाके बोल रहे थे कि मेघना से दूर रहो। तब मुझे समझ में आ गया कि मैं इस एनवायरनमेंट में रहूँगी तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। बिकॉज़ एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपके लिए सोशल सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। वी ह्यूमन्स आर नॉट वायर्ड टू लिव अलोन। हम लोगों के लिए सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कनेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन तो मेरा काम वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था, बट मैंने डिसाइड करा कि मैं उस जगह से कहीं और चली जाऊँगी। फिर मैंने उस लोकेशन से ट्रांसफ़र लेके दूसरी लोकेशन पे मैं गई। फिर कोविड आ गया 2020 में। वहाँ पर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, बट देन आई डिसाइडेड कि मैं वापस इंडिया आ जाऊँगी। बिकॉज़ तब मैंने डिसाइड करा कि मैं जिन सिचुएशन से बाहर निकली हूँ, ये इन सिच इन सिचुएशंस को मैंने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत से और अकेले इन सब चीज़ों से फाइट करा है। हाँ, मेरे पास सपोर्ट था, बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे फ्रेंड्स का, लेकिन वो सब इंडिया में थे। तो उस वजह से मैं इंडिया एक तो वापस आना चाहती थी, बट मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकती हूँ, तो कोई भी निकल सकता है एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय स्ट्रगल्स। 2021 फ़रवरी में मैं इंडिया वापस आई। फिर मैंने डिसाइड करा कि अब मुझे कंप्लीटली अपनी मेंटल हेल्थ पे फ़ोकस करना है। मेरी थेरेपी रेगुलरली चल रही थी। मैंने एक इंडियन साइकियाट्रिस्ट से दोबारा कनेक्ट करा, मैंने मेडिसिन्स लेना स्टार्ट करी। अब मेरा सोशल सर्कल जो है वो सब कुछ आस-पास ही था। मेरी एक बहुत अच्छी बचपन की फ्रेंड मेरे घर के काफ़ी पास रहती है, तो कभी भी कुछ भी छोटा-सा इश्यू होता था, मैं भाग के उसके पास चली जाती थी। मैंने अपना काफ़ी वेट कम किया। मैंने कम से कम 30-35 किलो वज़न कम किया अपना। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़ोकस किया, थेरेपी कंटिन्यूअसली ली। उसके बाद मैं 2022 में अप्रैल में पुणे मूव हुई काम के लिए। मैंने अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में बातचीत इसलिए करना शुरू करी बिकॉज़ मुझे ये समझ में आया कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमारी कंट्री में, स्पेशली इंडिया में, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। लोग बात नहीं करना चाहते, लोग समझते नहीं है कि क्या होता है। जब मैं किसी को बोलूँगी कि मैं डिप्रेस्ड फ़ील कर रही हूँ, तो लोगों को नहीं पता होता क्या बोलना है। लोग ये बोलते हैं कि ओह! थिंक पॉज़िटिव। लेकिन पॉज़िटिव थिंकिंग से इंसान डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। कई बार लोग एंग्ज़ियस होते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसे हैंडल कैसे करें। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमारे देश में आज भी एजुकेशन नहीं है एंड उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इंडिया में आज की डेट में डिप्रेशन, सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड प्रीटी मच एवरी अदर पर्सन इज सफरिंग। दिस इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँगी एंड सबको एजुकेट करूँगी। मैं इसलिए आज की डेट में आई एम अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट। मैं इस जर्नी के बारे में सबसे बात करती हूँ एंड सबको ये बताती हूँ कि मैंने कैसे ओवरकम किया है। मेरी जर्नी आज भी जारी है। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट कंप्लीटली ठीक हो गई हूँ बिकॉज़ हीलिंग कभी लीनियर नहीं होती, वो ऐसे जाती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको भी कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल भी कतराइए मत हेल्प माँगने से। बिकॉज़ आजकल बहुत रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। मेरा खुद का थेरेपिस्ट और मेरे खुद के डॉक्टर दोनों ऑनलाइन हैं। मैं उनसे जभी भी मुझे ज़रूरत होती है, मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ। तो हेल्प के लिए बिल्कुल भी कतराइए मत। बहुत रिसोर्सेज़ हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं। आजकल गूगल पे, सोशल मीडिया पे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप उनसे कनेक्ट करिए। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, मैं आपको काउंसलिंग नहीं दे सकती, बट मैं आपको समझ सकती हूँ बिकॉज़ मैं खुद उन सब चीज़ों से गुज़री हूँ। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी, जहाँ पर मैंने बिना फ़िल्टर के अपनी स्टोरी अच्छे से बताई है।
मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। जोश टॉक्स के थ्रू मेरी कहानी बहुत लोगों तक पहुँचेगी, जहाँ पर लोगों को ये पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप किसी भी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ किसी प्रोफ़ेशनल को रीच आउट कर सकते हैं। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।